हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी सीडीपी की क्लास है जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। बच्ची है जो नूर, वो अपना लंच बॉक्स लेकर के नहीं गई है, तो वो तानिया से कह रही है कि आज तुम्हें अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो आपको ये बताना होगा कि ये करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। पहला है कानून एवं व्यवस्था, पश्च परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान पूर्व परंपरागत। तो ये कौन सी स्टेज है लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार? तो बेटा ये क्या है, आदान प्रदान। मतलब कल मैंने तुमसे कोई चीज साझा की थी तो आज तुम्हें मेरे साथ चीज साझा करनी चाहिए। तो क्या है ये, आदान प्रदान। और कौन सी अवस्था है ये, आदान प्रदान पूर्व परंपरागत। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कामों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो आप बताइए कैसे काम दिखाए जा रहे हैं जिसमें जो है पिता तो घर के कामों को कर रहा है और जो माता है वो साहसी गतिविधियों को कर रही है। तो ये कदम जो है ये क्या दिखाने का प्रयास कर रहा है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बना रहा है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त कर रहा है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो इसमें क्या दिखाया गया बेटा, पिता को तो घर के कामों को करता हुआ दिखाया गया है और माता जो है वो साहसी गतिविधियों को कर रही है। तो ये कथन क्या कर रहा है, ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त कर रहा है। जो भेदभाव है कि माताएं सिर्फ घर का काम ही करेंगी और पुरुष घर के बाहर का काम करेंगे, तो ये जो कहानी है ये क्या कर रही है, इस रूढ़िवादिता को समाप्त कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क बच्चे में निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित हो जाता है? संवेदी चालक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? तो बेटा निगमनात्मक तर्क कब करने लगता है बच्चा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये सबसे लास्ट वाली स्टेज होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? किसके अनुसार? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। एक बात बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना आपको बस कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। देखिए केवल, मैंने आपको कहा था ना जहां भी केवल आ जाए तो वो क्या करता है, वो लिमिटेशन पैदा कर देता है, इसीलिए ये नेगेटिव माना जाता है। केवल आ जाता है, ही आ जाता है लिखा हुआ, तो ये तो गलत हो गया, आपका 4 गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त, ये देखो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना, ये लो ये भी गलत हो गया। तो क्या बचता है आपके पास? ऑप्शन नंबर 2 बच जाता है, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना, विभेदीकरण। तो उसे क्या कहेंगे? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों,
मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है। तो उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण कहेंगे, समावेशन कहेंगे, मुख्य धारा से जुड़ना या फिर विभेदीकरण। तो उसको क्या कहेंगे बेटा? समाजीकरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण अनुवांशिकता है। आप बताइए, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उसका एकमात्र कारण सिर्फ अनुवांशिकता होती है? ऐसा तो नहीं है ना, पर्यावरण भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है ना। तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा क्या है, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। इसने क्या कह दिया कि जो परिवेशीय प्रभाव होता है वही पूर्ण रूप से व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। ये भी गलत हो गया आपका। तीसरा क्या है, मानव विकास ना तो अनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। अब मतलब जो मानव का विकास है उसको अनुवांशिकता और पर्यावरण प्रभावित नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। भाई ये तो प्रभावित करते हैं ना, भाई मानव के विकास को अनुवांशिकता और पर्यावरण प्रभावित करते हैं। इसने क्या कहा? नहीं करते हैं। ऊपर वाले ऑप्शन में क्या कहा कि केवल अनुवांशिकता ही करती है या फिर पर्यावरणीय परिवेश जो है उसका प्रभाव करता है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हो गए। फोर्थ ऑप्शन क्या है बेटा? अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। तो एक जो प्रगतिशील कक्षा होती है बेटा, उसमें क्या होता है? क्या विद्यार्थी द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान को बस प्राप्त किया जाता है? प्रगतिशील क्लास के बारे में कह रहा है आपसे, तो क्या होगा बेटा? विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। जो प्रगतिशील कक्षा होती है वहां पर बच्चे के द्वारा क्या की जाती है? ज्ञान की रचना की जाती है। दूसरा ऑप्शन में निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते, ये भी गलत हो गया। तीसरे, विद्यालय के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, ये भी गलत है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण, ये भी गलत हो गया। क्या है? प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, केवल संरचनात्मक होता है आकलन, या फिर केवल संकलनात्मक आकलन होता है? ना तो संरचनात्मक होता है और ना ही संकलनात्मक आकलन होता है। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? देखो ऊपर क्या है, केवल, देखते ही आप काट दीजिए। इसमें क्या है? ना तो संरचनात्मक और ना ही संकलनात्मक, ये भी गलत हो गया आपका। क्या सही होगा? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल होता है बेटा? विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, दोनों का प्रयोग करना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। आपकी क्लास का एक विद्यार्थी है जिसको बार बार विभिन्न स्रोतों से यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग जो होते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में उनका प्रदर्शन जो है वो निम्न स्तर का रहता है। इस रूढ़िवादिता एवं पारिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? अब आप बताइए कि टीचर को क्या करना चाहिए? इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, टीचर इसको अनदेखा कर दे बिल्कुल। दूसरा, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, वो विभिन्न सामाजिक वर्गों के जो लोग हैं उनके बीच में प्रतियोगिता को आयोजित कर दे, या फिर विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देगा, या फिर विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा आपका?
देखो विभिन्न सरोकार जो है, विभिन्न प्रकार के सरोकार है, हमें उन्हें अनदेखा नहीं करना है। इसने क्या कहा कि आप अनदेखा कर दे, तो ये भी गलत हो गया। फिर दूसरे ऑप्शन में इसने क्या कहा कि जो विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चे हैं ना, आप उनके बीच में प्रतियोगिता कर दे, तो हमें बच्चों के बीच में ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं करनी है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में शामिल होने की सलाह दे। आप बच्चे से कह रहे हैं कि भाई आप पढ़ाई छोड़ दीजिए और आप किसी अन्य क्षेत्र में शामिल हो जाए, तो हम ये भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरणों को हम क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे बच्चे के सामने। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, हर बच्चे में अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार सीखने की शक्ति होती है। आपकी क्लास समावेशी है, उसमें हर तरीके के बच्चे हैं, तो हर बच्चे की क्षमताएं अलग है, उसकी शक्ति अलग है, तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा ना। आप हर बच्चे को एक ही जैसे ट्रीट नहीं कर सकते, है ना, तो हर बच्चे की क्षमताएं अलग अलग है। दूसरा क्या है, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति, ऐसा नहीं करना है। हमें क्लास में किसी भी एक बच्चे को लेकर के उसके प्रति दया या सहानुभूति नहीं दिखानी है। तीसरा क्या है, बच्चे को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना, तो इन शब्दों का भी हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी भी बच्चे को आप अपाहिज या फिर मंद बुद्धि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी बच्चे के लिए, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ही ध्यान देंगे। इसने क्या कहा कि केवल आप प्रतिभाशाली और जो योग्य बच्चे हैं उन पर ही ध्यान देंगे, बाकी बच्चों पर आप ध्यान नहीं देंगे। इसका कहने का मतलब यही हो गया, क्योंकि इसने केवल लगा दिया, तो केवल का मतलब सिर्फ इन्हीं पे ध्यान देना है, तो ये भी गलत हो गया आपका। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो समावेशी क्लास होती है बेटा, उसमें टीचर को ये मानना चाहिए, टीचर को ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताएं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, हर बच्चा अलग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बालक की विकास की अवस्था के कौन से पहलू है। जो बच्चे का विकास है उसके कौन कौन से पहलू हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और यह सभी। तो बच्चे के विकास के तो ये सभी पहलू हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये तीनों उसके पहलू है, तो आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। मध्य बाल्यावस्था की शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, अमूर्त रूप से सोचने और वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित हो जाती है, बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, या फिर अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो कौन सी अवस्था की बात करी है, मध्य बाल्यावस्था की। जो मध्य बाल्यावस्था होती है ना बेटा, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है तार्किक एवं मूल रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, बच्चे तार्किक रूप से और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश सामाजिकरण का प्राथमिक और डैश सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। परिवार विद्यालय, मीडिया परिवार, विद्यालय मीडिया, मीडिया और पास पड़ोस। तो बेटा आपको बताना है कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन सा है और सामाजिकरण का द्वितीय कारक कौन सा है। चलिए तो आपको पता है कि जो परिवार है वो क्या है आपका सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। तो आपसे पहले प्राथमिक कारक पूछा गया ना, यहाँ पे मीडिया दे दिया, ये क्या है, ये नहीं है, विद्यालय दे दिया, ये भी नहीं है प्राथमिक, मीडिया। तो आपसे पहले प्राथमिक कारक पूछा गया, प्राथमिक क्या होता है, परिवार होता है, तो जो परिवार है वो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। द्वितीय में क्या आ जाएगा, विद्यालय आ जाएगा, जो विद्यालय है वो सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। उसने क्या कहा कि किस प्रक्रिया के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, अन्वेषण और प्रयोग, दूसरा क्या है, परासंज्ञान, तीसरा है चर्चा और बहस, डी ऑप्शन है आपका निष्क्रिय श्रवण। तो किसके लिए नहीं करना चाहिए, निष्क्रिय श्रवण, ये नेगेटिव है और आपसे नेगेटिव ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा कि हमें बच्चों को किस चीज के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, निष्क्रिय
श्रवण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तानाशाही की, स्वतंत्र, सुविधादाता, आधिकारिक। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षक है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए? जो टीचर होता है ना बेटा, वो सुविधादाता होता है, बच्चों को सुविधा देने। आप अपने आप को ये ना समझे कि आप बहुत बड़े तानाशाह हैं या आप बच्चे को कुछ भी कह सकते हैं, नहीं, आप उसको सिर्फ सुविधा दे रहे हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो टीचर होता है वो क्या होता है? सुविधा दाता होता है। आपका केंद्र हमेशा बच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को केंद्र में रख रहे हैं, नहीं, आपका केंद्र बिंदु हमेशा आपका विद्यार्थी होगा। और आप क्या है? आप सुविधा दाता है, आप बच्चे को सुविधा दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहीं पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।